अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से हमारे मुल्क में रेप केसेस और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस दिन पर दिन रिपोर्ट होते जा रहे हैं, तो ये वीडियो आज की बहुत ज़रूरी है बनानी। और इस वीडियो को जो देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को काइंडली पूरा देखें कि इस वीडियो को मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा कि ये रेप केसेस क्यों हमारे मुल्क में जो है बढ़ रहे हैं, और जो भी क्रिमिनल है उनको सज़ा क्यों नहीं होती है। और दूसरे में ये बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ये हो जाए तो उसको कानूनन किस तरीके से चलना चाहिए, थाने से लेके और अदालत तक किस तरीके से प्रोसीडिंग उसको रखनी चाहिए केस की पूरी। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में जिस तरीके से हैवानियत और ये सब दरिंदगी बढ़ती जा रही है, तो ये नॉर्मल है कि रेप केसेस हमारे मुल्क में बढ़े। जिस तरह मीडिया फहाशी फैलाता है और एक बच्चा हमारे माशरे में, जब एक मर्द माशरे में हमारे जन्म लेता है तो वो मैन डोमिनेंट सोसाइटी में जन्म लेता है। उसने शुरू से ही अपने बाप को डोमिनेट होते हुए देखा अपनी माँ के आगे। उसने अपने बाप को वायलेंट होते हुए देखा अपनी माँ के आगे। तो एक सबकॉन्शियस माइंड हमारे कहीं ना कहीं जो है वो हम अंदर से वायलेंट हैं सोसाइटी में। एक औरत को देख के वायलेंट होते हैं हम लोग। तो ये हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में। गवर्नमेंट में देखें, सबको पता है कि कानून सारे मौजूद हैं हमारे मुल्क में। रेप केसेस से लेके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सारे कानून मौजूद हैं। क्यों नहीं सज़ा होती? अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है कि इसको ऑन द स्पॉट मार दो। देखिए, हमारे मुल्क में मावरा अदालत कत्ल करना और उसको मार देना, मैं क्रिमिनल का साथ नहीं दे रहा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हमारे मुल्क में। क्योंकि अगर इस तरह करने लग गए, एक तो इस कानून का फिर बहुत मिसयूज़ हो जाएगा। अगर मावरा अदालत किसी को भी पकड़ के मार दें, कोई भी किसी पे भी आगे जाके, एक तो हमारे मुल्क में कानून का मिसयूज़ बहुत होता है, कोई भी किसी पे भी आके जाके ये इल्ज़ाम लगा देगा कि इसने जो है वो रेप किया है या उसने कोई ख़ानदानी दुश्मनी निकाल ली। और इस तरह मार भी दें तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मोमबत्ती माफिया आ जाती हैं, आंटियाँ बाहर आ जाती हैं मोमबत्तियाँ लेके। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाएं कि हमारे मुल्क में आप सज़ा कोई भी मुकर्रर कर दें, फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दें, बीच चौक में लटकाने की सज़ा मुकर्रर कर दें, जब तक अदालत में विक्टिम मुल्ज़िम जो है वो जब तक उसके ऊपर केस प्रूफ नहीं होगा, जब तक कोई भी सज़ा एप्लीकेबल नहीं होती है। आप कोई सी भी सज़ा रख दें लेकिन अदालत का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा, हमारा थाना कल्चर जब तक ठीक नहीं होगा, किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिल सकती। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ कि अगर खुदा न खास्ता आप में से या किसी के भी साथ ये केस हो जाए, ना सिर्फ रेप का, किसी भी केस में खुदा न खास्ता आप फंस जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी केस में फंसना, किसी को फंसाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आपके साथ हो जाए, खुदा न खास्ता किसी मर्डर केस में जो है वो आपके घर वालों के साथ कोई खुदा न खास्ता मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, कोई भी इसके साथ में आ सकता है। तो अब कानूनन किस तरीके से चलना है और क्या वो होती है, ये मैं आपको इसमें सब गाइड करता हूँ। 28 जनवरी 28 फरवरी 2019 को ज़ैनब बतूल केस हुआ था। अच्छा, ये जो है ज़ैनब बतूल, खदीजा बतूल का केस हुआ था 28 फरवरी 2019 को। और ये ज़ैनब मर्डर केस जो काफ़ी मशहूर हुआ था हमारे मुल्क में और काफ़ी वो मीडिया पे हाइप मिली थी, वो हुआ था 4 जनवरी 2018। ठीक उसके एक साल बाद ज़ैनब इसका खदीजा बतूल का जो है वो केस सामने आया था 28 फरवरी को 2019 को। इसको शायद इतनी वो मीडिया पे हाइप ना मिल सकी, सिंध के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ था, इस वजह से बहरहाल इस टॉपिक की तरफ नहीं जाते ये कि इस कहाँ से उसका ताल्लुक़ था। तो इस एक साल में कितने केसेस और हुए होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि कल्चर ऐसा है थाना कचहरी का और अदालत का कि हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट होते नहीं हैं, और जो रिपोर्ट होते हैं और जिनको मीडिया पे जो नहीं आते
वो थाने में ही दबा दिए जाते हैं। जो मुलजिम होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो डरा धमका के थाने में ही ख़त्म करवा देते हैं, अदालत तक वो पहुंच भी नहीं पाते वो केसेस। जो केसेस पहुंच जाते हैं, अगर आप लकीली उनमें से हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप ये होता है कि अदालत तक या आपका केस थाने तक रजिस्टर हो जाता है, तो किस तरीके से चलते हैं। खतीजा बतूल का जो केस हुआ था, ये मेरे दोस्त की कज़न के साथ हुआ था, तो इस केस से मैं काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ। तो इस केस की प्रोसीडिंग से लेके थाना कल्चर से लेके हर चीज़ से मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहा हूँ। तो मुझे इसका एक एक चीज़ का जो है वो है मुझे, क्योंकि हमारे सामने हुए सारी चीज़ें। तो होता यह है कि जब मर्डर होता है और केस होता है, रेप केस होता है, मर्डर होता है, तो वो केस सबसे पहले थाने में रजिस्टर होता है। और जो खतीजा बतूल का जो हुआ था, जब उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी, तो गले में जो है वो रस्से तक के निशानात थे, हाथ उसके ऐसे पीछे बंधे हुए थे और बाकायदा गला घोट के उसको मारा गया, उसके ऊपर चढ़ के मारा गया है। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसको गला घोट के मारा गया है। और मुलजिमों को उस वक्त भी शायद उनकी रूह नहीं कांपी। उस बच्ची को उठा के पानी की जो टंकी होती है उसमें छुपाया के रात को निकाल के उसको दफनाएंगे। तो जब ये केस उठा और इसका सारी प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो जब थाने में केस रजिस्टर होता है, तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इस पूरे केस को लेके चलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम क्या होता है, सारे सबूत इकट्ठे करता है, डीएनए सैंपल से लेके बच्ची के जिसके साथ हुआ है और जिसने किया उसके डीएनए सैंपल्स और सारे सबूत लेके फाइल बनाता है। अच्छा, जब ये आपके अगर खुदा ना खास्ता हो तो इसमें जब थाने में ये केस रजिस्टर हो, तो उसी वक्त आप अपना लॉयर, कोई अच्छा लॉयर उसी वक्त आप जो है वो कर लें, क्योंकि लॉयर के बगैर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके केस को कमज़ोर कर देगा। अगर उसने मुलजिम से पैसे ले लिए हैं, तो वो आपके केस को इतना कमज़ोर बना देगा कि अदालत में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना काम शुरू करता है, तो आपको उसी वक्त जो है वो लॉयर बुक कर लेना चाहिए, अरेंज कर लेना चाहिए। और जितनी भी प्रोसीडिंग हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डे टू डे, वीकली बेसिस में उससे रिपोर्टिंग आप लेते रहें कि केस की मेरी जो है वो कहाँ तक पहुँची, और अपने वकील के साथ कंसर्न जो है वो करते रहें। फिर जब 15-20 दिन के बाद टाइम होता है, इंटरम चालान जो है वो एक बनता है थाने में। इंटरम चालान क्या होता है कि उसमें सारी चीज़ों की जो है ना वो रिपोर्टिंग आपको देता है कि इस तरीके से हमने कार्रवाई की है, इस तरीके से डीएनए सैंपल्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो अदालत में पेश करने से पहले वो इंटरम चालान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कानूनन आपको बिठा के आपसे दस्तखत देगा कि ये इंटरम चालान से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो वो इंटरम चालान आप अपने वकील को दिखाएं, वकील आपको बताएगा कि इसमें अभी साइन करने हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि वंस कोर्ट में एक बार चालान सबमिट हो गया तो उम्र लग जाएगी, आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन इस केस की गलत हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन ही पहले सही करें, वरना कोर्ट को मजबूरन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मुलजिम को रिहा करना पड़ेगा। अब जब ये डीएनए सैंपल्स, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएनए सैंपल्स ले रहा होता है मुलजिम के, उस वक्त भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको रोकता है इस पर, तो आप आईजी तक कंप्लेन करें, एसएसपी, एसएचओ, मीडिया पे आवाज़ उठाएं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना काम सही नहीं कर रहा है। डीएनए के वक्त आपका होना बहुत ज़रूरी है और आपके वकील का होना बहुत ज़रूरी है डीएनए के वक्त। और ये कानूनन आपका राइट है कि आप जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएनए सैंपल्स लेके और उसको उसकी रिपोर्ट तैयार करवा रहा हो, तो उस वक्त आपका होना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर डीएनए सैंपल्स का रिकॉर्ड आगे पीछे हो गया और वो गलत उसने रिकॉर्ड बना लिया, तो जो मुलजिम होता है वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो ले सकता है। अगर उसका डीएनए अप्रूव नहीं हुआ, उस वक्त तक उसके पास ये राइट होता है कि वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो ले ले। तो अगर उसने प्री अरेस्ट बेल जो है वो ले ली है, तो पुलिस जाहिर सी बात है उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो आपका डीएनए के सैंपल्स के वक्त आपका और आपके वकील का होना बहुत ज़रूरी है। और इस केस में और हमें क्या हुआ था, पुलिस जो है जब क्योंकि जाहिर सी बात है आपको नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने
मुलजिम से पैसे लिए हैं या नहीं लिए, आप तो उसी पर भरोसा करेंगे, क्योंकि ये ऐसे वाक़यात नहीं है कि ये रोज़ बरोज़ होते हैं, ये किसी के साथ भी कभी भी किसी को भी हो सकता है, और इससे हर कोई इतना अवेयर नहीं होता। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी तरीके से आपका केस कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, तो वो आपको ये भी बोल सकता है कि इस तरीके से एक झूठा गवाह तैयार कर लो, जो कि ये बोले कि मैं फना फना जगह से गुजर रहा था, मुझे चीखने की आवाज़ आई बच्ची के, तो मैंने देखा तो ये लोग जो है वो कर रहे थे, रेप कर रहे थे, और मैं उस वक्त कॉल पे था, और मैंने कॉल जो है वो कट करी है और मैंने देखा है। इस तरीके से वो करेंगे अदालत में इस झूठे गवाह को, क्योंकि पुलिस को पता है कि ये इन्हीं का बनाया हुआ गवाह है, उस वकील उसको गवाह को झूठा करार देना कोई बड़ी बात नहीं होगी पुलिस के लिए। वो इस तरीके से करेंगे कि उससे पूछेंगे, अच्छा आपने कहा था कि आप जब ये इंसिडेंट हो रहा था तो इंसिडेंट के टाइम पे आप कह रहे थे कि मैं कॉल पे था और मैंने ये होते हुए सब देखा और मैंने कॉल कट करी, और ये मैंने इनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो इस तरीके से आप वो उससे बयान दिलवाएंगे। इसमें क्या होता है कि फिर वो उसका फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाएंगे और कहेंगे कि ये इस टाइम पे तो ये शहर से बाहर था, या इस टाइम पे तो इसकी कोई कॉल आई नहीं है, तो आपका केस वहीं वीक होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हो, उस वक्त आपके लॉयर का होना, एक एडवोकेट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वो आपके केस को कमज़ोर कर देगा। तो एक इस बात का ख्याल रखिएगा कि थाने में जब केस रजिस्टर्ड हो तो आप उसी वक्त अपना लॉयर जो है वो अरेंज कर लें, सीनियर लॉयर अरेंज कर लें, और जितनी भी प्रोसीडिंग हो इस केस की थाने में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अंडर में जो भी हो, उस वक्त आपका लॉयर उस वक्त मौजूद हो। जब इंटरम चालान रेडी होता है प्रेजेंट के लिए, तो आपका लॉयर उसको देखेगा, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप उस इंटरम चालान को रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो रिजेक्ट नहीं करे तो आप एसएचओ को, एसएसपी को, उस थाने के आईजी तक कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अदालत तक उसको नहीं जाने दीजिएगा उस इंटरम चालान को, क्योंकि एक बार अदालत में केस चला गया तो चीफ मिनिस्टर भी उस केस को कुछ नहीं कर पाएगा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा चीफ मिनिस्टर भी शुरू नहीं करवा सकता, क्योंकि सारी चीज़ें फिर अदालत के कहने पे होती है। और अदालत में आपको पता है जब केस शुरू से ही कमज़ोर हो तो वो उसकी प्रोसीडिंग और उसकी आगे कार्रवाइयाँ जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। मुलजिम प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, डिले करते हैं केस को जान करके, सामने वाली पार्टी जो है वो अपना वकील ही नहीं भेजती है, इस तरह तारीख जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो अगर केस आपका स्ट्रांग होगा तो आपके पास चांस होगा कि आप हायर उसके जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उन तक ये केस पहुंचाएं, और वो जल्द से जल्द आपकी केस की सुनवाई करें और हेयरिंग्स करें जल्द से जल्द, और जो भी मुल्ज़िम है उसको सज़ा दें। तो आपका केस का थाने में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अदालत का वेट नहीं कीजिए, जब तक आप इंटरम चालान से सेटिस्फाई नहीं है अदालत तक उसको नहीं जाने दें। तो हमारे साथ जो हुआ था, जो खदीजा बुतुल का केस था, क्योंकि हम लोग इस चीज़ों से अवेयर नहीं थे, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा तो वो हम मानते गए। और इस केस में कोई यकीन करे नहीं करे, लेकिन इस केस में खदीजा बतूल के बाप और बेटे दोनों मुलविस थे इस केस में। और जब ये इसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है और जिस घर से रिकवर हुई है, तो पुलिस के प्रेशर में, हम लोगों के प्रेशर में, उन लोगों ने ख़ुद इकरार किया था कि सारा उन्होंने बताया कि हम लोगों ने किस तरीके से किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को साबित करना कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर सबूत जो वो टैंपर कर दिए जाएँ, एविडेंस टैंपर कर दिए जाएँ पुलिस की तरफ से, तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमें कहा कि बाप बेटे का आप एक्सप्लेन करें हमें कि इस केस में बाप बेटे इन्वॉल्व थे, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आप बाप बेटे का कहीं जिक्र करते हैं किसी भी जुर्म में, तो ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है, और इसको कोर्ट कंसिडर करती है कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी है। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केसेस होते हैं कि किसी एक केस में, खासतौर पे मर्डर में, बाप बेटा इन्वॉल्व हो। तो इस तरीके से कोई चीज़ अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहे तो आपने नहीं माननी है, उसको उसी वक्त इग्नोर करना है। तो ये सब जब भी मुमकिन होगा जब आपका लॉयर आपके साथ जो है वो बैठा हुआ हो। तो ये पूरा केस था जो कि हमारे साथ हुआ, तो मैं चाहता था कि मैं इसमें लोगों को बताऊं, खुदा ना खास्ता किसी के भी साथ भी हो सकता है ये। तो ये सारी कानून के हमारे फ्लॉज हैं, तो इस पे बस इन चीज़ों का आप ख्याल कीजिए
अगर खुदा ना खासा होता है, बाकी अल्लाह सबको अपनी ज़मान में रखे। थैंक यू।